हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिया है, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको दिखाना है। पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ, मनोज इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 2,30,000, गुड्स रुपीज़ 1 लाख एंड बिल्डिंग विथ रुपीज़ 2 लाख। ये 3 एसेट्स है जिससे मनोज बिजनेस शुरू किया है। पीछे के न्यूमेरिकल में हमने देखा था बिजनेस शुरू हुआ था सिर्फ कैश से और वही मेरा कैपिटल बना था। यहाँ पे 3 एसेट्स से बिजनेस शुरू हो रहा है और तीनों का जो टोटल होगा दैट विल फॉर्म द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ओके, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो यहाँ 3 एसेट्स का टोटल हमारा कैपिटल फॉर्म होगा। दूसरा ट्रांजैक्शन बोल रहा है ही परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा है कैश में। अब एक एक ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसको इक्वेशन में शो करते जाएंगे। फॉर्मेट हमने पहले से ड्रॉ कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है बाबू स्टार्टेड बिजनेस। बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन में लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस और 3 आइटम से शुरू हो रहा है तो 3 एसेट्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो कैश कितना आया था बिजनेस में 2,30,000, स्टॉक 1 लाख, हमने डेटर्स पहले से लिख दिया है और एक नया यहाँ पे एसेट आ रहा है दैट इज बिल्डिंग। डेटर्स मेरा 0 हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, तो बिल्डिंग के नीचे 2 लाख। अब इन तीनों का टोटल हमारा कैपिटल होगा 230 प्लस 1 लाख 3,30,000 प्लस 2 लाख 5,30,000, तो आपका कैपिटल हो गया 5,30,000। लायबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स लिख दिया है और एक आइटम लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब बकाया खर्च। दूसरा ट्रांजैक्शन बोल रहा है ही परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज किए हैं तो कैश मेरा कम हो जाएगा एंड द अमाउंट इज रुपीज़ 50,000, तो कैश से कितना माइनस कर देंगे 50,000 और गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा 50,000। बाकी किसी भी आइटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब जस का तस। अब क्योंकि 2 फिगर हो गया है तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया है डिजिट का, न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। This is the new equation. $2,30,000 minus 50,000, 1,80,000. Stock is 1 lakh plus 50,000, 1,50,000. Debtors तो फिलहाल नील है, बिल्डिंग इज 2 लाख रुपीज़। लायबिलिटीज़ में भी फ़िलहाल कोई आइटम नहीं है और कैपिटल इज़ 5,30,000।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000। 20,000 का माल बेच करके 35,000 रिसीव किया गया है। तो यहाँ जो गुड्स सेल हुआ है, इट हैज़ बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश में सेल किए तो कैश हमको मिलेगा, तो 35,000 कैश में ऐड हो गया। गुड्स का जो सेल किए हैं कॉस्ट था 20,000, तो स्टॉक से 20,000 माइनस कर दिए। बाकी किसी दूसरे एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं, लायबिलिटीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन 35,000 में बेचे हैं 20,000 का माल, 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्लस 15,000। वी विल कैलकुलेट द न्यू इक्वेशन। $1,80,000 plus 35,000, 2,15,000, 1,50,000 minus 20,000, 1,30,000 stock, debtors 0, building 2 lakh। इधर मेरा लायबिलिटीज फिलहाल नील है और कैपिटल इज इक्वल टू 5,30,000 प्लस 15,000, 5,45,000। Next transaction says he purchased goods from Rahul. Purchased goods from राहुल। अब यहाँ पे दिया है कि गुड्स राहुल से परचेज किया गया है, तो जब भी किसी पर्सन का नाम दिया रहता है या किसी पार्टी का नाम दिया रहता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो। तो यहाँ राहुल का नाम दे दिया गया है, तो राहुल हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, ये हमारा क्रेडिट परचेज है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में पर्सन का नाम साथ में फॉर कैश भी दे दिया जाता है, जैसे लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश। जब कैश वर्ड यूज़ हो गया तो इसका मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। और कुछ नहीं बोला तो परचेज गुड्स, तो उसका मतलब भी कैश ट्रांजैक्शन है। जब क्रेडिट परचेज है तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स बढ़ जाएगा हमारा। कितने का गुड्स परचेज किए हैं? 55,000। बाकी दूसरे एसेट्स का वैल्यू अनचेंज्ड, और उधार खरीदे हैं तो हमारा क्रेडिटर्स आ गया ₹55,000। कैपिटल पे कोई चेंज नहीं। Get the new equation. Cash is 2,15,000. Stock is 1,85,000. Debtors is nil. Building 2 lakh rupees. Creditors 55,000 and capital is 5,45,000। अगला ट्रांजैक्शन बोल रहा है he sold goods to Varun costing 52,000 and the sale value is 60,000। 52,000 का माल उसने वरुण को सेल किया है और 60,000 रिसीव किया गया है। यहाँ फिर से पर्सन का नाम आ गया, तो ये क्रेडिट सेल हो गया। और 60,000 में बेचे हैं 52,000 का सामान, तो 8,000 का प्रॉफिट भी हो गया। सोल्ड
गुड्स टू वरुण, गुड्स सेल किए हैं उधार में तो कैश अनअफेक्टेड और स्टॉक मेरा घट जाएगा। 52,000 कॉस्ट था तो 52,000 स्टॉक से लेस कर देंगे और इसको सेल किए हैं, क्रेडिट सेल है तो मेरा डेटर्स आ जाएगा 60,000। एक एसेट डेटर भी बढ़ गया। बिल्डिंग अनचेंज्ड, क्रेडिटर्स अनचेंज्ड और जो प्रॉफिट है 8,000 का, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए 8,000 रुपीज़। न्यू इक्वेशन 2,15,000 प्लस स्टॉक 1,33,000, डेटर 60,000, बिल्डिंग 2 लाख, क्रेडिटर्स 55,000 एंड कैपिटल 5,53,000. Next transaction, he paid cash to Rahul in full settlement. यहाँ पे राहुल से हमने खरीदा था और कितने का गुड्स परचेज किया था? 55,000। उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं पेड टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अमाउंट पेड टू राहुल इज 53,000, तो कैश से तो माइनस हो जाएगा 53,000। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ बोल रहा है, इन फुल सेटलमेंट। राहुल से हमने गुड्स परचेज किया था 55,000 और हमने पेमेंट किया है 53,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब इसके आगे हमको कुछ भी नहीं पेमेंट करना है। दिस इज़ दी फाइनल अमाउंट जो हमने पेमेंट कर दिया। फिर 2,000 का डिफरेंस कहाँ गया? 2,000 का जो डिफरेंस आया दैट रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट अलाउड बाय द क्रेडिटर, क्योंकि अब हमको आगे कुछ नहीं पेमेंट करना है। तो ये जो डिस्काउंट हमको मिला है इट विल बी एडेड टू कैपिटल। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ नहीं होता तो 2,000 बाद में पेमेंट करना पड़ता, लेकिन क्योंकि फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ हो गया है तो अब हमको फ्यूचर में कुछ भी नहीं पेमेंट करना है। डेटर्स और स्टॉक पे कोई चेंज नहीं, बिल्डिंग पे भी कोई चेंज नहीं। क्रेडिटर मेरा घट गया 55,000 से और जो 2,000 का डिस्काउंट मिला है इट विल बी एडेड टू कैपिटल। Get the new equation. $2,15,000 minus 53,000 cash. $1,62,000 stock 1,33,000, debtor 60,000, बिल्डिंग 2 लाख, क्रेडिटर अब मेरा नील हो गया और कैपिटल 5,55,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड बाय हिम। सैलरी पेड, अब जब सैलरी पेमेंट करते हैं कैश घट जाएगा। अमाउंट ऑफ सैलरी पेड इज ₹20,000। कैश में से माइनस कर दिए 20,000। बाकी किसी एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कहाँ जाएगा बाबू? मेरा कैपिटल 20,000 से रिड्यूस हो जाएगा, तो कैपिटल से माइनस कर दिए 20,000। नाउ द न्यू इक्वेशन। कैश
1,42,000, stock 133,000, 60,000 is debtors, building remains 2 lakh, creditor nil और कैपिटल आ गया आपका 5,35,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब आप देखिए, वरुण को यहाँ आपने सेल किया था फॉर ₹60,000, वो मेरे लिए डेटर, और इसके अगेंस्ट में वरुण हमको कितना पेमेंट कर रहा है? 59,000। दिस इज़ फुल सेटलमेंट। तो 1,000 कम पेमेंट किया, यानी कि 1,000 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। अब जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। मिला था डिस्काउंट तो मेरे लिए इनकम ऐड कर दिए थे, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंस कैपिटल से लेस कर देंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। कैश मिल रहा है तो कैश में ऐड हो जाएगा 59,000। स्टॉक पे कोई चेंज नहीं। डेटर्स मेरा घट गया 60,000। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई चेंज नहीं, और 1,000 का डिस्काउंट जो हमने दिया है वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अब देखिए, कैश में ऐड हो रहा है 59,000, डेटर से लेस हो रहा है 60,000, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1,000। तो इधर मेरा 1,000 माइनस में हो रहा है, और विद द सेम अमाउंट कैपिटल भी 1,000 से लेस हो गया, तो इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड। ओके, न्यू इक्वेशन। कैश इज 2,01,000, stock remains same 1,33,000, debtors is 0, building 2 lakh, creditors 0, other liabilities 0, and capital is 5,34,000. Next transaction, rent outstanding. रेंट आपका अभी बकाया है, तो जब बकाया है तो हमारे लिए लायबिलिटी, कैश हमने अभी पेमेंट किया नहीं है तो कैश में कोई चेंज नहीं होगा, जस का तस। एक लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कैपिटल से लेस कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो एसेट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सबके नीचे लड्डू बैठा रहे हैं। लायबिलिटी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया विथ ₹3,000, और कैपिटल मेरा लेस हो गया विथ ₹3,000। अब देखिए, इधर ही एक आइटम में ऐड हुआ और दूसरे आइटम में लेस हो गया, बैलेंस। एसेट साइड तो कोई इसका इफेक्ट हुआ ही नहीं। गेट द न्यू इक्वेशन। कैश 2,01,000, stock 1,33,000, debtors nil, building 2 lakh, creditors nil,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000 एंड कैपिटल 5,31,000। होप आपको समझ में आ रहा है। अगला ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन हमको कितना मिला है 13,000। जब कमीशन मिला है तो कैश में ऐड हो जाएगा, बाकी किसी एसेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कमीशन हमारे लिए इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा ₹13,000। न्यू इक्वेशन, cash will be 2,14,000, stock 1,33,000, debtors nil, building 2 lakh, creditors nil, outstanding expenses 3,000 and capital 5,44,000। क्योंकि मेरा नीचे अब स्पेस नहीं है तो बाकी का ट्रांजैक्शन अब हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 11 बोल रहा है अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने कितना विड्रॉ किया 20,000। बिजनेस से विड्रॉ हुआ है पैसा 20,000 रुपया, तो 20,000 से मेरा कैश कम होगा और साथ में कैपिटल भी कम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 11 अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश से माइनस कर दिए 20,000। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल मेरा 20,000 से रिड्यूस हो गया। अब नया इक्वेशन, मेरा कैश कितना था बाबू? कैश था मेरा आफ्टर ट्रांजैक्शन नंबर 10 2,14,000। 2,14,000 से 20,000 लेस कर दिए 1,94,000। स्टॉक रिमेन्स अनचेंज्ड 1,33,000। डेटर्स वाज nil, बिल्डिंग वाज 2 lakh, creditors was nil, outstanding expenses was 3,000 और मेरा कैपिटल आ गया 5,44,000 माइनस 20,000, 5,24,000। फिगर जो नीचे हमारा लास्ट में आया था उसमें से हमने यहाँ का जो भी फिगर है उसको लेस कर दिया। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन, depreciation charged on building। डेप्रिशिएशन बिल्डिंग पे चार्ज हुआ है। डेप्रिशिएशन जब चार्ज करते हैं उससे मेरा बिल्डिंग का वैल्यू घट जाता है। ये नॉन कैश आइटम है, मतलब यह ना कैश आता है ना कैश बिजनेस से जाता है, तो ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? बिल्डिंग पे पड़ेगा। कैश में कोई चेंज नहीं, स्टॉक पे भी कोई चेंज नहीं, डेटर्स पे कोई चेंज नहीं, बिल्डिंग का वैल्यू मेरा घट जाएगा विथ
10,000 और क्रेडिटर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000। अब ये सारा हो चुका, फाइनल इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे। Cash is 1,94,000. Stock 1,33,000. Debtors nil. Building 2 lakh minus 10,000, 1,90,000. Creditors nil. Outstanding expenses 3,000. And capital 5,24,000 minus 10,000. 5,14,000। मेरा सारा ट्रांजैक्शंस यहाँ सॉल्व हो चुका, फाइनल आंसर भी आ गया। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।